अब मैं तीसरा बिंदु पढ़ा रहा हूं आपको, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये सभी के सिलेबस में है, लेकिन स्पेशली जो सीडीपी का सिलेबस होता है वहां इसको अलग से मेंटेन किया हुआ है। बाकी पर्सन ग्रेड फर्स्ट हो चाहे ग्रेड सेकंड हो चाहे ग्रेड थर्ड हो, सब में आता है विकास को, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक प्रभावित करेंगे बाल विकास को? देखो बहुत सारे कारक प्रभावित करेंगे, बट स्पेशली आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है। इन दो पे ही प्रश्न आता है और इनको बहुत अच्छे से करके जाना, एक 100% प्रश्न आ जाएगा यहां से। विकास के दो प्रमुख निर्धारक हैं, कौन कौन से? एक वंशानुक्रम है, हेरिडिटी एच, और दूसरा है वातावरण, इन्वायरमेंट। ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और इन्हीं का परिणाम कंप्लीटली हमारा डेवलपमेंट होता है। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों को बहुत डिटेल से मैं समझा रहा हूं क्योंकि प्रश्न आएगा 100%। पूरे वंशानुक्रम को आपको डिटेल से समझना है, वातावरण को डिटेल से समझना है, फिर इन दोनों के संबंध को समझना है। फिर सीटेट में एक प्रश्न आता है, रीट में भी आता है, प्रकृति पोषण विवाद क्या है वो समझना है, उसका तात्पर्य क्या है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो सबसे पहले मैं आपको हेरिडिटी पढ़ा रहा हूं, वंशानुक्रम क्या है। एग्जाम पैटर्न सिंपल सा है, बहुत सिंपल प्रश्न भी आ जाते हैं कि विकास किसका परिणाम है, आपको केवल इतना ही पूछा और आपने दे दिया वंशानुक्रम गुणा वातावरण। पेपर का लेवल अच्छा आता है, जैसे रीट का पेपर होता है उसका लेवल अच्छा आता है साइकोलॉजी का, तो वहां थोड़े लेहंदी प्रश्न पूछता है। वंशानुक्रम की प्रोसेस रिलेवेंट जितने प्रश्न आते हैं वो रीट, सीटेट, एचटेट, ये जो मतलब सीडीपी बेस एग्जाम होते हैं वहां पे ज्यादा डिटेल से प्रश्न पूछता है। ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड में वंशानुक्रम की परिभाषा पूछ लेगा, वातावरण की परिभाषा पूछ लेगा, वंशानुक्रम वातावरण के नियम पूछ लेगा, इन दोनों का पारस्परिक संबंध पूछ लेगा। ये प्रश्न आरपीएससी में ज्यादा आते हैं। और रीट जो बेस होती है उसमें इसकी प्रोसेस ज्यादा पूछता है। तो मैं पूरा डिटेल से समझा रहा हूं आपको वंशानुक्रम क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अपन पढ़ें। नॉर्मली वंशानुक्रम का मतलब सब जानते हैं आप, माता पिता से जो चीजें अपन प्राप्त करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती हैं, वो रियल में क्या कहलाता है? वंशानुक्रम। अब देखो परिभाषाओं का गेम क्या है। आरपीएससी में प्रश्न परिभाषाओं के ज्यादा आते हैं, बाकी प्रश्न परिभाषाओं के बहुत कम आते हैं। मैं आपको यहां 3-4 डेफिनेशन लिखा रहा हूं, हो सकता है यदि परिभाषा का प्रश्न आएगा 99% इन्हीं में से आ जाएगा, 1% चांस है कि इनमें से भी नहीं आए, कोई नई डेफिनेशन भी पूछ ले। तो परिभाषाओं को लेकर ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जितनी मैं क्लासरूम में लिखाऊं और ये बताऊं कि ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है वो देख लेना। अब इनमें एक सिंपल सी बात है, इन दोनों में कुछ इंटेंशन होते हैं अपने, ठीक है ना। इंटेंशन मतलब अपने कुछ चीजें समझ में आने लग जाती हैं धीरे अपन जब अभ्यास करते हैं। मैं भी आपकी तरह ही था, मैं ऐसा कोई स्पेशल नहीं हूं, आज भी नहीं हूं, बट एक्सरसाइज अभ्यास इतना हुआ है साइकोलॉजी में कि चीजें समझ में आने लग गई कि यहां से प्रश्न पुटअप होता है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें नहीं है। अब इनकी परिभाषाओं में एक आदमी है वुडवर्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां दोनों परिभाषाओं में। बाकी इसमें मैं 2-3 परिभाषा एक्स्ट्रा लिखाऊंगा, बट आरपीएससी का एग्जाम देते हो तो इसकी परिभाषाएं याद रखना, इसके स्टेटमेंट याद रखना। आरपीएससी की बात कर रहा हूं। यदि आप रीट देते हो, सीटेट देते हो, एस्टेट देते हो और कोई ईएमआरएस की भर्ती आने वाली है, बता दूं मैं आपको, जिस एजेंसी के जरिए होनी है उस एजेंसी को इन्होंने फाइनल कर दिया है, तो महीने भर में शायद विज्ञापन आ जाए ईएमआरएस का, और बहुत इजी वैकेंसी होती है। हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अपने राजस्थान वाले में नहीं हुआ और ईएमआरएस में हो गया और उदयपुर ही पोस्टिंग मिल गई। उदयपुर से बढ़िया जगह क्या हो सकती है? इतनी ग्रीनरी, इतनी बढ़िया जगह, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट। हाँ, तो बांसवाड़ा ही बढ़िया है, पूरा एरिया बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ कि घर पे नौकरी कभी मत करो, जिंदगी भर रिश्तों में उलझे रहोगे। मैं कहता हूँ नौकरी करो घर से दूर, बेस्ट है, वहीं रहो, बढ़िया जिंदगी जियो। दोबारा तो मिलनी नहीं है आपको, ऑप्शन ही नहीं है इसका मिलने का, वो भी लिमिटेड पीरियड है इसका। आने वाले टाइम में 50-55 साल एवरेज रहेगी आप लोगों की। जहां जी रहे हो वहां खुशी से जी लो, फिर अच्छे से कहीं मिल जाए नौकरी, करो उसको अच्छे से, एंजॉय करो उसको। बस नौकरी का फायदा ये कि पॉजिटिविटी आ जाती है नौकरी से,
समझ रहे हो आप? पैसा तो कैसे भी कमाया जा सकता है, नौकरी से पॉजिटिविटी है, कॉन्फिडेंस अलग है। दिवाली की 10 दिन की 15 दिन की छुट्टी होगी, मौज करने चले गए आप। सर्दियों की छुट्टियां होगी, मौज करने चले गए, पेमेंट मिल रहा है डेली का। ये मजे हैं लाइफ नौकरी के, और क्या है। बाकी हो सकता है बिजनेस में बहुत पैसा कमा सकते हो, लाइफ नहीं। लाइफ एक अच्छी लाइफ यहां पे है, बढ़िया ग्रुप बना लिया, आज यहां घूमने जा रहे हैं, आज यहां घूमने जा रहे हैं। और नहीं तो आपकी लुगाई ने आदमी लिए हैंड बुक रखी, दिक्कत है। ये जिंदगी है। सपने कैसे लग रहे हैं आपको? कितने लोगों ने इमेजिन किया अपने आदमी को, कितनों ने अपनी लुगाई को इमेजिन किया, या कितनों ने दूसरे को इमेजिन किया था? नौकरी लग जाओ फिर तो सब कुछ पॉसिबल है। वंशानुक्रम समझा रहा हूं मैं। ये कोई एग्जाम पैटर्न सिंपल सो है, परिभाषा के ऊपर प्रश्न आए हैं, मतलब देखनी है। आरपीसी की तैयारी करो तो डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। प्रक्रिया प्रोसेस, सीडीपी का कोई भी एग्जाम दे लेना, फिक्स प्रश्न है, 50 से अधिक प्रश्न पूछे गए यहां से। वंशानुक्रम के नियम आरपीसी के पेपर में ज्यादा पूछे गए हैं, बाकी DSSS वगैरह इनमें सब में आते हैं, तो इस पे लगभग 9+ प्रश्न पूछे गए अब तक का, पूरा रेशियो बता रहा हूं। वंशानुक्रम का प्रभाव 3 या 4 प्रश्न पूछे गए टोटल। ये पूरा पैटर्न है वंशानुक्रम का, ठीक है। बाकी छोटी मोटी चीजें हैं वो मैं सब लिखाऊंगा, आज तक जितने प्रश्न, कल तक भी कोई प्रश्न आ गया वंशानुक्रम पे उसकी मैं चर्चा करूं, ठीक है। ये वंशानुक्रम का पैटर्न है, तो अपन इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा। 1 नंबर पे लिख लो परिभाषा। वंशानुक्रम हेडलाइन डाल लो, वंशानुक्रम की हेडलाइन डाल लो। ठीक है, पहली परिभाषा लिखो, BN झा। कौन सा झा है ये? BN झा। याद हो तो कर लीजिए, निर्णय दीजिए। वंशानुक्रम, एक छोटा सा लाइन बोली है इसने, वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। लिख लो, वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। वंशानुक्रम किसका योग है? हमारी जन्मजात विशेषताओं का कौन सा योग है? संपूर्ण, पूरा एक जाई। वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, किसने कहा है? लिख लिया, वेरी गुड। याद अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया, बट ये डेफिनेशन अच्छी मानी जाती है, एनसीईआरटी में डाल रखी है इसलिए। नंबर 2 वुडवर्थ, ये मैंने आपको पहले बोल दिया, इंपॉर्टेंट। वुडवर्थ, वंशानुक्रम में वे समस्त बातें आ जाती हैं, वंशानुक्रम में वे समस्त बातें आ जाती हैं वंशानुक्रम में वे समस्त बातें आ जाती हैं जो जन्म के समय से नहीं अपितु, वंशानुक्रम में वे समस्त बातें आ जाती हैं जो जन्म के समय से नहीं अपितु जन्म से 9 माह पहले उपस्थित हो जाते हैं। जन्म से 9 माह पहले उपस्थित हो जाते हैं। जन्म के समय से नहीं अपितु जन्म से 9 माह पहले उपस्थित हो जाते हैं। जन्म से 9 माह पहले उपस्थित हो जाते हैं। किसने कहा है? वुडवर्थ। परिभाषाओं को जोड़ लिया करो, कोई परिभाषा पढ़ो ना, उस समय उसके साथ कोई चीज ऐसी जोड़ लिया करो। वुडवर्थ के दिमाग से जन्म से 9 माह पहले, वो अपने दिमाग में इमेजिन करोगे ना तो वो कभी भूल नहीं पाओगे। मेरे तो याद करने का तरीका यही है, मैं उस चीज पे इतना सोच लेता हूं कि यार ये चीज ऐसे ही, इसमें एक वर्ड ऐसा है, उसके से वुडवर्थ को जोड़ लिया, वो फिर भूलोगे नहीं, आप रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज,
तीसरी परिभाषा पीटरसन। पीटरसन माता पिता से प्राप्त होने वाला प्रत्येक प्रभाव वंशानुक्रम है। माता पिता से प्राप्त होने वाला प्रत्येक प्रभाव वंशानुक्रम। माता पिता से प्राप्त होने वाला प्रत्येक प्रभाव क्या कहलाता है? वंशानुक्रम। माता पिता से प्राप्त होने वाला प्रत्येक प्रभाव क्या कहलाता है? वंशानुक्रम। बहुत है वैसे, एक और लिखो तो लास्ट लिख लो, जेम्स ड्रेवर। याद हो तो ठीक है, वरना छोड़ देना। ये जरूर कर लेना, वुडवर्थ। जेम्स ड्रेवर। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण वंशानुक्रम कहलाता है। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण वंशानुक्रम। कुछ भी याद नहीं हो तो वुडवर्थ याद कर लेना, और सब याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी ये चार डेफिनेशन ठीक मानी जाती हैं। सेकंड बिंदु पे अपन चल रहे हैं, वंशानुक्रम की प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इंपॉर्टेंट, प्रक्रिया समझना। समझ रहे हो? पहला प्रश्न आता है, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? वंशानुक्रम की आधारभूत इकाई किसको माना जाता है? वंशानुक्रम की आधारभूत इकाई जीन्स को माना जाता है। जीन्स किस में होते हैं? क्रोमोसोम में होते हैं। जीन्स का मतलब क्या है? जो आपकी जितनी विशिष्टताएं विशेषताएं वो सब कौन निर्धारित करते हैं? जीन्स निर्धारित करते हैं। एक क्रोमोसोम में 1000 के आसपास जीन्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम को आप गुणसूत्र बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जीन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोलोग जीन्स और एलील्स। अब यहां तक रीट वाला यहां तक पहुंच गया। लास्ट आरबीसी की जो रीट आपकी हुई है वो यहां तक प्रश्न आया जो सोच भी नहीं सकते अपन। यदि मैंने किताब में इनका जिक्र कर रखा था, बट मैंने क्लास में कभी इनको पढ़ाया ही नहीं, इनको उम्मीद ही नहीं, कभी आया ही नहीं प्रश्न। इन्होंने पूछ लिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वालों ने। ये सीडीपी में बहुत लेवल तक जाता है, इसलिए बाल विकास टॉपिक यदि आप रीट देते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत गहराई तक आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक प्रश्न है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन्स है। जीन्स किस में स्थित रहते हैं? क्रोमोसोम में रहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, होमोलोग जीन्स और एलील्स। होमोलोग का मतलब होता है जो समान प्रकृति के होते हैं, वो होमोलोग जीन्स होते हैं। और एलील्स का मतलब होता है जो विशिष्ट विशेषताओं को निर्धारित करते हैं कि आपकी आंखों का रंग काला है, आपकी आंखों का रंग भूरा है, आपकी आंखों का रंग नीला है, आपकी आंखें सफेद रंग की हैं। ये जो विशिष्ट विशेषताएं निर्धारित करते हैं ना, वो जीन्स क्या होता है? वो एलील्स होता है। अभी चारों प्रश्न एग्जाम में आ गए। ये तो बहुत बेसिक प्रश्न हो गया, आनुवांशिकता की इकाई क्या है। तो इतनी बार आ गया, कोई सैकड़ों बार आ गया होगा सीडीपी की जितने भी पूरे भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं। प्रक्रिया क्या है इसको समझो। वंशानुक्रम की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है, आपसे पहला प्रश्न पूछेगा जीवन का प्रारंभ कितने कोष के साथ होता है? मातृकोश, ओवम सेल, पितृकोश, स्पर्म सेल। ये दोनों मिलते हैं तब बनता है संयुक्त उत्पादक कोश। अब रीट 2018 में एक प्रश्न आया था आपके कि जीवन का प्रारंभ
कितने कोष से होता है? 1 2 3 4। आंसर क्या होगा? 1। बच्चा जो पैदा हुआ ना वो यहां से होता है, ये दोनों मिलते हैं, मातृकोश से 23 गुणसूत्र आते हैं, पितृकोश से 23 आते हैं, बराबर कितने हुए? 46 हुए। 46 का मतलब है एक सामान्य बच्चा पैदा हुआ। आप सब लोग नॉर्मल चाइल्ड हो, सभी सामान्य बच्चे हो आप। यस या नो? कोई है आप में से अब नॉर्मल? नहीं है ना? अरे बता दो, किसी को लगता है कि मैं अब नॉर्मल हूं? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा आप में से कोई। एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहा है? ऐसा शक्ल थोड़ी पता चलता है। मान लीजिए यदि यहां पे गुणसूत्रों की संख्या कम हो गई, जैसे मातृकोश से एक गुणसूत्र आता है अक्ष और पितृकोश से भी आता है अक्ष, ये नहीं आया, केवल एक ही अक्ष आया, ये बन जाता है टर्नर सिंड्रोम। क्या बन जाता है? टर्नर सिंड्रोम। यानी गुणसूत्रों की संख्या कम हो गई, 45 हो गई। यहां कितनी थी? 46। यहां कितनी होगी? 45। 45 होना असामान्य बच्चा पैदा होगा, और 45 को क्या बोलेंगे अपन साइकोलॉजी इसमें, वंशानुक्रम में? टर्नर सिंड्रोम। अभी प्रश्न पूछेगा आपसे, टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कम होती है, 45। ठीक है। लड़की कब पैदा होती है? जब अक्ष आते हैं। लड़का कब पैदा होता है? अक्ष और वाई आता है। अक्ष बड़ा होता है, वाई बड़ा होता है? बताओ। ये सब प्रश्न आएंगे सीडीपी में। अक्ष बड़ा होता है, वाई छोटा होता है। आ रही बात समझ में? तो यहां एक अक्ष आया और एक नहीं आया, एक ही रहेगा। एक रहेगा मतलब स्थिति क्या? टर्नर सिंड्रोम। केवल लड़कियों में होता है। ऐसी लड़कियां छोटी सी होती हैं, ठिंगनी सी। ऐसी लड़कियों का मानसिक विकास कम होता है। ऐसी लड़कियां बांझ होती हैं। बांझ का मतलब वो लड़कियां बच्चों को पैदा नहीं कर सकती, डेवलपमेंट ही नहीं होता है उनके अंडाशय का, तो बांझ बन जाती हैं। आज तो चलो मेडिकल साइंस बहुत अलग लेवल पे पहुंच गया। पहले गांव में आपने देखा होगा ऐसी छोटी हाइट की महिलाएं, आपको देखा होगा बहुत सारी बांझ रही हुई हैं। अब उनके ऊपर बेचारियों पे पता नहीं क्या क्या दोष लगाए गए। उनकी गलती नहीं थी बेचारियों की। रियल रीजन क्या था? वो टर्नर सिंड्रोम ग्रसित थे। उसका कोई समाधान ही नहीं है सर। क्या करे बेचारी? ऐसा जीवन भी जी के गई है महिलाएं, क्योंकि महिला के लिए बांध से बड़ी कोई गाली नहीं होती। महिला के लिए बांध से बड़ी कोई गाली नहीं मानी जाती। मान लीजिए यहां गुणसूत्रों की संख्या बढ़ गई, 47 हो गई। जो आपकी 21वीं जोड़ा है गुणसूत्रों का, वहां 21वां जोड़े में एक प्रति के स्थान पे 2 प्रति आ जाने से गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं अपन डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। इसमें बहुत प्रश्न आया है। मंगोलिज्म बालक भी बोलता जाता है इनको। 2009 थर्ड ग्रेड में एक प्रश्न आया था, मंगोलिज्म बालक डाउन सिंड्रोम होते हैं। मंगोल जैसे दिखते हैं, छोटी आंख, बड़े होठ, छोटी नाक, जीभ मोटी, ये डाउन सिंड्रोम होते हैं। इनका आईक्यू लेवल 50 से कम होता है। एडल्ट तक जीवित रहते हैं, मर जाते हैं बाद में। बहुत प्रश्न आए हैं डाउन सिंड्रोम पे। आपके लास्ट रीट में 4 प्रश्न आए हैं वंशानुक्रम से, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में। सबसे अधिक प्रश्न मतलब विकास में किसी एक बिंदु विषय से प्रश्न आया, वो इससे आए। वहां एक प्रश्न भी था, ट्राइसोमी 21 किसे कहा जाता है? ये ट्राइसोमी 21 है। ये ट्राइसोमी 21 क्यों कहा गया इसको? क्योंकि 21वां जो जोड़ा है वो क्या होता है, इसमें अतिरिक्त होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोला है? ट्राइसोमी 21 बोला है। ये डाउन सिंड्रोम हो गया। ये दोनों असामान्य स्थितियां हैं और ये क्या है? सामान्य स्थिति। एक तो ये दोनों याद रखना, डाउन सिंड्रोम की सिचुएशन क्या है और टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये याद रखना। जिन्स, क्रोमोसोम, होमोलोग, एलिल्स। जीवन का प्रारंभ कितने कोष से होता है? 1 कोष से होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, साइंस के बच्चों को सब पता है, आर्ट्स के बच्चों ने पहली बार पढ़ी हैं, बट ये सीडीपी में आपसे ये सब चीजें अपेक्षा करता है कि आपको ये पता होनी चाहिए। तो ये लिख लो सबके सब।
वंशानुक्रम की प्रक्रिया लिख लो। लिखो, जीवन का प्रारंभ एक कोश से होता है। जीवन का प्रारंभ एक कोश से होता है। लिख लिए लाइन। उसके बाद लिखो मातृकोश प्लस पितृकोश। मातृकोश क्या है? ओवम सेल है और वो स्पर्म सेल है। मातृकोश प्लस पितृकोश बराबर क्या लिखोगे? संयुक्त उत्पादक कोश। संयुक्त उत्पादक कोश। मातृकोश के नीचे लिख लो 23 गुणसूत्र, पितृकोश के नीचे लिख लो 23 गुणसूत्र। 23 23 बराबर कितने हुए? 46 46। 46 का मतलब कौन सा बच्चा होगा? सामान्य बच्चा हो, नॉर्मल, जैसे आप सब लोग नॉर्मल हो। यदि यहां विसंगति पैदा होती है गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में, विसंगति का मतलब समझ गए? या तो कम होगा या क्या होगा? ज्यादा होगा। तो विसंगति की स्थिति में एक तो है टर्नर सिंड्रोम और एक है डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का मतलब समझ लो कि यहां लिख लो आप 45 गुणसूत्र, यानी एक अक्ष गायब होगा, बस इतना सा याद रखना आपको। एक ही अक्ष आएगा दो अक्ष के स्थान पर। तो 45 गुणसूत्र लिख के आगे लिख लो टर्नर सिंड्रोम। क्रोमोसोम में विसंगति होने पर, क्रोमोसोम में विसंगति होने पर, विसंगति होने पर आगे लिखो 45 गुणसूत्र। 45 गुणसूत्र के आगे क्या लिखोगे बराबर में? टर्नर सिंड्रोम। 45 गुणसूत्र लिख लिया आगे देवियों। 45 का क्या लिखो? टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम का थोड़ा सा वर्णन करना, आपको याद रखना है इसके बारे में। टर्नर सिंड्रोम है क्या? सिंपल सी बात याद रखनी है, टर्नर सिंड्रोम में एक ही अक्ष आएगा, ठीक है ना? क्या आएगा? एक अक्ष आएगा, जो इसकी टेक्निकल भाषा उसमें लिखा होता है अक्ष ओ। ये टर्नर सिंड्रोम है, समझ गए आप? एक ही अक्ष आएगा, बाकी या तो आधा आएगा या गायब मिलेगा पूरा, तो इसको अक्ष ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अक्ष ओ बोलते हैं। ये टर्नर सिंड्रोम है। ये केवल किस में होता है? लड़कियों में होता है। ये लड़कियां कैसी होती हैं? छोटी होती हैं, रंग भी इनका काला काला होता है, और ये अंडाशय से इनका विकसित नहीं होता है, तो ये बांझ होती हैं। इनका आईक्यू लेवल होता है 30 से 40। तो अलग से नोट डाल के वर्णन कर लो उसके नीचे। टर्नर सिंड्रोम केवल लड़कियों में पाया जाता है। ये छोटे कद की होती हैं, अंडाशय विकसित नहीं होता है, छोटे कद की होती हैं, अंडाशय विकसित नहीं होता है। इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 30 से 40। अंडाशय विकसित नहीं होता है, छोटे कद की होती हैं, बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 30 से 40। बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 30 से 40। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बताओ, टर्नर सिंड्रोम में प्रॉब्लम आ रही है कोई? क्या होता है, क्या लक्षण है, ये पूरा भी याद नहीं करो तो इतना याद कर लेना, टर्नर सिंड्रोम 45 गुणसूत्र की वजह से होता है, और इसको अपन टेक्निकल भाषा में बोलते हैं अक्ष ओ बोलते हैं, ठीक है? यानी एक अक्ष नहीं आएगा या आधा आएगा, ठीक है? इसको अक्ष ओ बोलते हैं। किसको? टर्नर सिंड्रोम को। ये याद रखना आप। फिर आप लिखोगे 47 गुणसूत्र। 47 गुणसूत्र होने पे क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। सैंतालीस गुणसूत्र होने पे होगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को लिख लेना मंगोलिज्म बालक भी कहा जाता है।
कौन से बच्चे कहा जाता है? मंगोलिज्म बालक। इनको मंगोलिज्म बालक भी कहा जाता है। लिख लिया, मंगोलिज्म बालक भी कहा जाता है। इनकी बुद्धि लब्धि 50 से कम होती है। इनकी बुद्धि लब्धि 50 से क्या होती है? कम होती है। बुद्धि लब्धि 50 से कम होती है। इसको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, ये भी लिख लेना। ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। ट्राइसोमी 21 क्यों कहा जाता है? क्योंकि 21वां जो जोड़ा है उसमें एक गुणसूत्र क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। एक के स्थान पे 2 कॉपी हो जाते हैं उसके। ट्राइसोमी 21 कहा जाता है क्योंकि 21वें जोड़े में एक के स्थान पे गुणसूत्र क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसलिए इसमें 3 हो जाते हैं, मतलब 2 के स्थान पे 3 हो जाते हैं, इसलिए इसको ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। लिख लिया है सब चीजें। ये जब गुणसूत्र अधिक होते हैं ना, इसमें नॉर्मली तो आपको इतना ही पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पर 2 स्थितियां और भी होती हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। एक होता है XYY और एक होता है XXY, ठीक है ना। ये जब XY एक्स्ट्रा होता है ना, तब तो बच्चे के चांस होते हैं वो बाल अपराधी बनेगा। क्या बनेगा? मतलब बाल अपराधी बनने में ये भी गुणसूत्र क्रोमोसोम का अतिरिक्त जोड़ा भी योगदान देता है। XYY होते हैं तो। और जब XXY होता है तो ये होते हैं जो आप आजकल देखते हो, किन्नर, हिंजड़े, ये जो ताली बजाते रहते हैं, ये होता है XXY। ये देखने में पुरुष जैसे होते हैं लेकिन होते क्या है? अपरजाई होते हैं। ये संतान पैदा नहीं कर सकते। और इनकी जो फिजिकल होती है ना, आप कभी भी देखना किन्नर की, वो पुरुष जैसी दिखेगी, यद्यपि वो महिलाएं जैसे सब नाटक करेंगी, लेकिन किसी एक कोई लड़का आप में से ऐसा है कि उनको देख के आप में किसी में फील आया हो? बताओ, है कोई ऐसा? नहीं आया ना फील? कभी आया हो तो उसके इमोशंस मिले हैं कहीं ना कहीं। भाई होता नहीं कभी, उनको देख के ऐसा लगता है पुरुष ही है ही, चाहे वो ड्रेस कोड उन्होंने वैसा पहना हो चाहे वैसा पहना हो। समझ रहे हो आप? वो देखने में पुरुष जैसे होते हैं लेकिन वो रियल में क्या होते हैं? अपरजाई होते हैं। क्या होते हैं वो? अपरजाई। लिख लो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, वैसे कुछ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बस नॉलेज दिमाग में रखना है। XYY में लिख लो, ये बाल अपराधी होते हैं। क्या होते हैं? बाल अपराधी। क्या होते हैं? बाल अपराधी। और XXY में क्या लिखोगे? देखने में पुरुष जैसे लेकिन ये अपरजाई होते हैं। देखने में पुरुष जैसे लेकिन अपरजाई होते हैं। देखने में पुरुष जैसे लेकिन अपरजाई। अपरजाई जानोगे? मतलब वो संतान पैदा नहीं कर सकते। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, कुछ नहीं। वो लाइनें लिख ली थी क्या आपने? ये ऊपर वाली, आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? आधारभूत इकाई, जिन्स को माना जाता है। लिख लेना, आनुवांशिकता की इकाई जिन्स को कहा जाता है। आनुवांशिकता की इकाई नोट डाल के लिख लेना, इंपॉर्टेंट पर्सन है सबके सब। आनुवांशिकता की इकाई जिन्स को कहा जाता है। ये क्रोमोसोम में स्थित रहते हैं। ये क्रोमोसोम में स्थित रहते हैं। ये डीएनए के बने होते हैं। ये सब प्रश्न आए हुए हैं, डीएनए वाला भी आया हुआ है। ये सब रीट ओरिएंटेड प्रश्न है। किसके बने होते हैं जीन्स? डीएनए के। ये डीएनए के बने होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से बताए थे मैंने? होमोलोग और एलिल्स, ये दो प्रकार के होते हैं, होमोलोग और एलिल्स। होमोलोग का मतलब क्या होता है? जो समान प्रकृति के होते हैं, समरूप होते हैं, उनको तो बोलते हैं होमोलोग। क्या बोलते हैं? जो समरूप होते हैं ना, समरूप, वो तो होमोलोग होते हैं। और एलिस का मतलब क्या होता है? जो विशिष्ट स्थान पे विशेष गुणों को नियंत्रित करते हैं। जैसे मैंने कहा किसी की आंख भूरी है, किसी की काली है, वो जो विशेषताएं जो निर्धारित करते हैं ना, वो कौन से जिनसे निर्धारित करते हैं? एलिल्स। तो होमोलोग का मतलब हो गया समरूप, और एलिल्स के आगे लिख लेना जो विशिष्ट स्थान पर रहकर, जो विशिष्ट स्थान पर रहकर विशेष गुणों को नियंत्रित करते हैं या निर्धारित करते हैं। विशिष्ट स्थान पर रहकर विशेष गुणों को निर्धारित करते हैं, विशेष गुणों को निर्धारित करते हैं, जैसे आंखों का रंग, जैसे आंखों का रंग। ये देख लेना आप। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी, इसकी प्रोसेस रिलेवेंट चीजें थी। प्रोसेस से रिलेवेंट आप ये भी देख सकते हो कि वंशानुक्रम के अध्ययन की 3 विधियां मानी गई हैं मुख्य रूप से। यद्यपि 2 विधियां एक्स्ट्रा भी होती हैं जो जानवरों के अध्ययन के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन चूंकि अपने को बाल विकास पढ़ना मतलब बच्चे से रिलेवेंट साइकोलॉजी पढ़ना है, वैसे 5 विधियां होती हैं, बट बच्चे से रिलेवेंट जो होती हैं वो 3 विधियां होती हैं। तो इस बार रिट में आपके मैंने कहा 4 प्रश्न आए वंशानुक्रम से। जो 2022 का पेपर था उसमें 4 प्रश्न वंशानुक्रम रिलेवेंट थे। तो उसमें यह प्रश्न भी पूछा गया ट्राइसोमी 21 के अलावा कि वंशानुक्रम के अध्ययन की विधि नहीं है। तो उसमें लिखा हुआ था जुड़वा बालक अध्ययन विधि, अभिभावक परिवार अध्ययन विधि, अभिभावक बच्चे अध्ययन विधि, पोसे बच्चे अध्ययन विधि, पोसे मतलब होता है फॉस्टर चाइल्ड, और समवयस्क समूह अध्ययन विधि। तो लास्ट वाली वंशानुक्रम के अध्ययन की विधि नहीं होती है, ऊपर वाली तीनों विधियां होती हैं कि वंशानुक्रम कैसे कैसे प्रभावित करता है। तो वंशानुक्रम पे सबसे अधिक काम जो किया है वो किसने किया है? फ्रांसिस गाल्टन ने किया है। किसने किया है? फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे अधिक काम किया है। तो उसने पारिवारिक अध्ययन विधि का, तो उसने परिवार अध्ययन किया था 971 परिवारों का अध्ययन किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। फिर उसने बताया कि हेरिडिटी कैसे प्रभावित करती। और जो जुड़वा अध्ययन विधि होती है, जुड़वा समझते हो ना, ट्विंस बच्चे, तो ट्विंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सहोदर बालक होते हैं और एक भात्र जुड़वा बालक होते हैं। सहोदर का मतलब आइडेंटियल ट्विंस, 2 लड़की होंगी या 2 लड़के होते हैं। जो 2 लड़कियां एक साथ पैदा हुई हैं, 2 लड़के एक साथ पैदा हुए हैं, उनमें ज्यादा समानता मिलेगी। और एक लड़की और एक लड़का, ये भात्र जुड़वा बालक होते हैं, फ्रेंटियल ट्विंस बालक, मतलब उसमें एक लड़का होता है एक लड़की होती है, उनमें उतनी समानता नहीं मिलेगी जो आइडेंटियल ट्विंस में मिलती है, जो 2 लड़के या 2 लड़कियां होती हैं। आप कभी भी नोट कर लेना इस चीज को। और तीसरी विधि पोसे परिवार। पोसे परिवार मतलब फॉस्टर चाइल्ड, जो अपन ये करते हैं ना कि मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को दूसरी जगह गोद ले लिया, तो उस दत्तक ग्रहण वाला जो मेथड है कि वो उसमें उसकी विशेषताएं उसके ओरिजिनल मम्मी पापा से मिलती ज्यादा हैं या जिन्होंने पालन पोषण किया उससे मिलती हैं, वो होता है पोसे परिवार बालक अध्ययन। ये 3 मेथड होते हैं, तो नाम लिखो तो लिख लो। वंशानुक्रम के अध्ययन की 3 विधियां, इस बार आया था रिट में। पारिवारिक अध्ययन विधि, पारिवारिक अध्ययन विधि। पारिवारिक अध्ययन को अभिभावक बालक भी कह सकते हो, जैसे एग्जाम में अभिभावक बालक लिखा हुआ था, ठीक है ना। ये स्पेशली फ्रांसिस गाल्टन ने बहुत काम किया इसके ऊपर, बहुत काम किया उसने, फ्रांसिस गाल्टन। इसने 971 परिवारों का अध्ययन किया था इसमें। ये नहीं पूछेगा आपसे, इतनी चीजें नहीं पूछेगा, ये तो नॉलेज के लिए बता रहा हूं।
पारिवारिक अध्ययन विधि, इसको अभिभावक बालक विधि भी बोलते हैं। इसमें विभिन्न परिवारों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालते हैं अपन कि वंशानुक्रम को कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का, कि उनके परिवार, फिर उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके बच्चे, कि वंशानुक्रम कैसे डिसाइड करता है विशेषताओं को। दूसरा मैंने बताया जुड़वा बालक अध्ययन विधि। जुड़वा जानते हो ना, ट्विंस। ट्विंस है क्या आप में से कोई बच्चा है क्या ट्विंस? नहीं है। जुड़वा बालक अध्ययन विधि, इस पे कई लोगों ने काम किया है, गेसेल ने भी काम किया है। ये नहीं पूछेगा किसने काम किया, तो मैं नॉलेज के लिए से लिखा रहा हूं। थॉमसन ने काम किया है, न्यूमैन ने काम किया है, फ्रीमैन ने काम किया है। जुड़वा बालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार है। कौन कौन से? एक तो मैंने बताया सहोदर और एक भातर। सहोदर जो होते हैं ना, वो होते हैं 2 लड़के या 2 लड़कियां, और जो भातर होते हैं वो क्या होते हैं? 1 लड़का और 1 लड़की। ज्यादा समानता किसमें मिलती है? इनमें आइडेंटियल ट्विंस होते हैं, 2 बेटा या 2 बेटी। एक मायने 1 बेटो 1 बेटी हो। इनकी आनुवांशिकता ज्यादा समान होती है सहोदर वालों के, आइडेंटियल ट्विंस की, क्योंकि इनका जो जन्म होता है ना, वो एक ही युग्मन से होता है। इनके 2 युग्मन होते हैं। साइंस के बच्चे कितने हैं यहाँ पे? पढ़े हैं क्या चीजें? सहोदर वाला और ये पढ़ा है आपने कहीं? फिर क्या साइंस पढ़ी बताओ? बेसिक है तो आप लोगों का। समझ गए ना? सहोदर और भातर जुड़वा बालक क्या होते हैं? सहोदर में क्या होता है? 2 लड़के या 2 लड़के। मैंने कहा इनमें बहुत कॉम्बिनेशन बहुत गजब का होता है, आप देख लेना। आप बहुत गजब की अंडरस्टैंडिंग, लगभग एक जैसी चीजें होती हैं। और जो भातर मतलब 1 लड़का हुआ 1 लड़की, उनमें डिफरेंस पाया जाएगा आपको। समानता होगी उनमें भी, लेकिन थोड़ा ज्यादा डिफरेंस पाया जाएगा। ठीक है ना? तो इनका अध्ययन किया इन लोगों ने। इनका 1 युग्मन होता है, इनके 2 युग्मन से होते हैं, इसलिए डिफरेंस आ जाता है। तीसरा क्या बताया था मैंने? पोष्य परिवार। पोष्य परिवार जानोगे? फोस्टर, पोष्य मतलब वो फोस्टर चाइल्ड। फोस्टर चाइल्ड कौन से होते हैं? फोस्टर चाइल्ड होते हैं दत्तक वाले, जो गोद लेते हैं अपन। किसका प्रभाव पड़ेगा बताओ आनुवांशिकता में? उनके ओरिजिनल मम्मी पापा या उनके जो पालन पोषण वाले मम्मी पापा? अरे आनुवांशिकता तो प्रभावित वही करेगी जो उनके ओरिजिनल मम्मी पापा से मिले हैं। तो इसमें यही तो अध्ययन किया फोस्टर चाइल्ड स्टडी में, पोष्य परिवार अध्ययन विधि। इसमें देखा गया है कि जो जिनसे पैदा हुए हैं उनका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आनुवांशिकता किसको बताती है? आनुवांशिकता तो वही है ना जो उनकी पीढ़ियों से आई है। वातावरण तो ये कह देगा कि नहीं, बाद में उनको चेंज किया जा सकता है, और वातावरण की अलग बात करेंगे अपन। बट ज्यादा प्रभाव किसका दिखाई दिया हमें? जो उस बच्चे के ओरिजिनल मम्मी पापा थे। ये तो आप भी देख लो, आप में से कोई बच्चा है जो जिसको गोद लिया हुआ है? होगा तो ही बताओगे थोड़ी तुम। कहीं चल जाए बच्चा गांव में जमीन के चक्कर में, बाबा का जमीन ज्यादा है, पापा का कम है, बाबा का चल गो, फिर मौज करे, वो आनंद करे। लेकिन उसकी विशेषताएं किससे